हमारे देश के कई कोनों से जल संकट की, जल की समस्या की खबरें आती रहती हैं। तो भारत में बढ़ते जल संकट का समाधान कैसे हो सकता है, इसी के बारे में बात करते हैं। अभी इसकी चर्चा क्यों हो रही है? क्योंकि ग्लोबल कमीशन ऑन द इकोनॉमिक्स ऑफ वाटर की एक हालिया रिपोर्ट में वैश्विक जल संकट की चेतावनी दी गई है, और जिसमें वर्ष 2030 तक मांग आपूर्ति से 40% अधिक होने का अनुमान है, और जिससे खाद्य उत्पादन और अर्थव्यवस्थाओं को खतरा है। और भारत के लिए जो पहले से ही अंतर्राज्यीय जल विवादों और संरक्षण चुनौतियों से जूझ रहा है। जल को लेकर आप देखते हैं कि कई राज्यों के बीच आपसी विवाद भी बना रहता है। यह रिपोर्ट जल संकट को दूर करने के लिए निर्णायक नीति सुधारों की तत्काल आवश्यकता का रेखांकित भी करती है। अब बात आती है कि भारत में जल उपलब्धता और जल तनाव स्तर की वर्तमान स्थिति क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। भारत के समक्ष जल संबंधी प्रमुख चुनौतियां, समस्याएं क्या हैं, उन्हें भी हम लोग जानेंगे, उन पर बात करेंगे। और इस तरह के टॉपिक के बारे में एक सामान्य जानकारी आप लोगों को मालूम होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप लोग स्टेट पीसीएस या फिर वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन के लिए भारत सरकार ने क्या महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, भारत सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं, क्या प्रयास किए जा रहे हैं, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। भारत में अधिक प्रभावी जल प्रबंधन के लिए क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं, उन उपायों को भी हम लोग देखेंगे, जानेंगे। ठीक है। और मैं इसलिए तो कहता हूं आप लोगों से कि आप लोग जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके पुराने क्वेश्चंस पेपर और सिलेबस पाठ्यक्रम जरूर उठाकर देख लिया करिएगा। देखिए, ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखेंगे ये हमारा प्यारा भारत है, ये हिंद महासागर आपको देखने को मिल जाएगा। तो उपलब्धता की वर्तमान स्थिति की अगर हम लोग भारत में देखें तो भारत में औसत वार्षिक प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता वर्ष 2001 में 1816 घन मीटर से घटकर 2011 की जनगणना के अनुसार 1545 घन मीटर हो गई है, यानी कि कमी हुई है। और जनगणना की बात करें तो हर 10 साल में होती है ना, लेकिन 2021 में नहीं हो पाई कोरोना महामारी के कारण। पहली बार जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी, और नियमित जनगणना 1881 से लॉर्ड रिपन के समय से शुरू हुई थी। केंद्रीय जल आयोग के अनुमानों के अनुसार 2025 तक जल स्तर और घटकर 1434 घन मीटर तथा वर्ष 2050 तक 1219 घन मीटर हो जाएगा। और जल तनाव संकेतक देखें तो प्रति व्यक्ति वार्षिक जल उपलब्धता 1700 घन मीटर से कम होना है, और जल तनाव को दर्शाता है, जबकि आप देखिए 1000 घन मीटर से कम होना जल की कमी को दर्शाता है। वर्तमान में भारत का जल संकट का सामना कर रहा और तथा भौगोलिक और जलवायु संबंधी विविधता के कारण क्षेत्रीय असमानताएं भी उत्पन्न हो रही हैं। 15वें वित्त आयोग के अनुसार 2020 में लगभग 600 मिलियन भारतीयों को उच्च से लेकर चरम जल तनाव का सामना करना पड़ा है। और वित्त आयोग की बात करें तो 280 अनुच्छेद को पढ़िए आप लोग, इसमें वित्त आयोग की स्थापना की बात की गई, एक संवैधानिक संस्था है। भारत के समक्ष जल संबंधी प्रमुख चुनौतियां क्या क्या हैं, इनको भी याद रखिएगा। एक तो भूजल की कमी, तो भारत विशेष रूप से कृषि प्रधान राज्यों में भूजल की कमी का सामना कर रहा है। सिंचाई के लिए अत्यधिक दोहन के कारण भूजल स्तर में तेजी से गिरावट आई है। उदाहरण के लिए पंजाब में ट्यूबवेल से अनियंत्रित सिंचाई के कारण भूजल स्तर में भारी गिरावट आ रही है। आदर्श रूप से भूजल 50 फीट से 60 फीट की गहराई पर उपलब्ध होना चाहिए, लेकिन पंजाब में आप देखिए 2019 तक इसका स्तर ज्यादातर स्थानों पर 150 से 200 फीट नीचे चला गया है। पहले आप लोग देखते होंगे कि बोरिंग होती थी, कम गहराई में ही पानी आ जाता था, कुएं खोदे जाते थे, कम गहराई में ही पानी आ जाता था। अब देख रहे हैं कि बोरिंग की गहराई बढ़ती जा रही है और कुआं गहरे होते जा रहे हैं, यानी कि जो भूमि का जल है वो नीचे जा रहा है। यह मुद्दा गंभीर है क्योंकि भूजल सिंचाई और घरेलू जल आपूर्ति दोनों का प्रमुख स्रोत भी है। शहरी जल संकट, तो तेजी से हो रहे शहरीकरण ने भारतीय शहरों में जल संकट को बढ़ा दिया है। दिल्ली का हाल आप लोग देखते हैं, बेंगलोर का हाल आप लोगों ने देखा है। नीति आयोग का समग्र जल प्रबंधन सूचकांक से पता चला है कि लगभग 600 मिलियन लोग उच्च से लेकर चरम जल संकट का सामना कर रहे हैं। नीति आयोग योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके आया था 2015 में।
वर्ष 2019 का चेन्नई जल संकट, जहां जल का ट्रेन से परिवहन करना पड़ा था, शहरी जल मुद्दों की गंभीरता का उदाहरण है। 2023 में अपर्याप्त वर्षा के कारण कर्नाटक राज्य में, विशेषकर इसकी राजधानी आईटी शहर बेंगलोर में जल संकट उत्पन्न हो गया था। कर्नाटक सरकार ने 2023 को सूखा वर्ष भी घोषित किया। इसके अलावा शहरी बाढ़ भी एक गंभीर मुद्दा बनती जा रही है। केंद्रीय जल आयोग ने 2022 में 184 और 2021 में 145 चरम और गंभीर बाढ़ की स्थिति दर्ज की है। और एक बात आप भी जानते हैं कि देखिए, पक्की सड़कें बन रही हैं शहरों में, पक्के निर्माण हो रहे हैं, तो पानी आप देखते हैं कि जमीन में कहीं जा ही नहीं पाता है, और थोड़ी भी वर्षा होती है और शहर में आप देखते हैं कि बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं। सीएजी रिपोर्ट 2024 ने संकेत दिया कि बाढ़ प्रबंधन पर विभिन्न समितियों की कई सिफारिशें अधूरी रह गई, जो पूर्वानुमान और क्रियान्वयन में अंतराल को उजागर करती है। सिंचाई दक्षता और कृषि जल उपयोग, तो केंद्रीय जल आयोग के अनुसार कृषि में भारत के जल संसाधनों का लगभग 78% हिस्सा व्यय होता है, जो पर्याप्त अकुशल तरीके से होता है। जल प्रधान फसलों की ओर रुझान तथा परंपरागत सिंचाई पद्धतियां जल तनाव में योगदान करती हैं। नीति आयोग के अनुसार भारतीय किसान समान फसल उत्पादन के लिए अमेरिका, चीन या फिर इजराइल के किसानों की तुलना में 3 से 5 गुना अधिक जल का प्रयोग करते हैं। हाल के अनुमानों के अनुसार भारत की सिंचाई क्षमता लगभग 38% है, जो वैश्विक औसत 50 से 60% से काफी कम है, जो जल कुशल सिंचाई प्रौद्योगिकियों और फसल विविधीकरण को व्यापक रूप से अपनाने की महत्वपूर्ण आवश्यकता को दर्शाती है। जल प्रदूषण और नदी पुनरुद्धार, तो भारत की नदियां विशेषकर गंगा अनुपचारित सीवरेज और औद्योगिक अपशिष्टों से गंभीर प्रदूषण का सामना कर रही हैं। गंगा के किनारे बसे 100 से अधिक कस्बे और शहरों द्वारा घरेलू सीवरेज के माध्यम से नदी में अपशिष्ट उत्सर्जन किया जाता है। वर्ष 2022 में आप देखिए, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 2019 और 2021 के दौरान 3 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग बीओडी के स्तर के आधार पर 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 279 नदियों में 311 प्रदूषित नदी खंडों की पहचान की थी। और जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति ने जैव चिकित्सीय अपशिष्ट, निर्माण मलबे, अनुपचारित सीवरेज के कारण यमुना नदी में भारी प्रदूषण पर प्रकाश भी डाला। यही हाल अन्य नदियों का भी है। वो कहते थे ना कि पहले नदियां क्या करती थी, हमारा उद्धार करती थी। आज नदियां अपने उद्धार के लिए चिल्ला रही हैं। जल संसाधनों पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, तो जलवायु परिवर्तन बाढ़ और आप देखिए अनावृष्टि से जैसी चरम मौसमी घटनाओं की आवृत्ति तथा तीव्रता को बढ़ाकर भारत में जल की समस्या में वृद्धि में योगदान कर रहा है। देश की मानसूनी बारिश पर निर्भरता, जो लगातार अनियमित होती जा रही है, इस कमजोरी को और बढ़ा देती है। उदाहरण के लिए 2023 के मानसून सीजन में पूरे भारत में वर्षा में अत्यधिक विविधता देखी गई है। कुछ क्षेत्रों में आप देखिए भयंकर बाढ़ आई, और जबकि अन्य क्षेत्रों को अनावृष्टि जैसी स्थिति का सामना भी करना पड़ा। 2024 में मानसून सत्र के औसत से 7.6% अधिक वर्षा के साथ समाप्त होने के बावजूद अपर्याप्त जल प्रबंधन के कारण जल संकट बढ़ता जा रहा है। अब आप देखते हैं कि बारिश तो अधिक होती है, लेकिन उसे पानी को रोक पा रहे हैं, जमीन में पहुंचा पा रहे हैं या नहीं पहुंचा पा रहे हैं, ये भी तो मायने रखता है। विखंडित शासी तंत्र और खराब समन्वय, तो भारत में जल क्षेत्र कई प्राधिकरणों से ग्रस्त है, और जिनके अधिकार क्षेत्र एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं, और जिनमें जल शक्ति मंत्रालय, राज्य जल बोर्ड, नगर निगम और पंचायतें शामिल हैं। उदाहरण के लिए अकेले दिल्ली में ही 7 अलग अलग एजेंसियां जल प्रबंधन का कार्य संभालती हैं, और जिसके कारण समन्वय में विफलता होती है। राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी ने राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना 1980 के अंतर्गत 30 नदी लिंक परियोजनाओं का अभी निर्धारण किया है। अब केवल कैन बेतवा लिंक परियोजना को ही मंजूरी मिली है, और जिसके मार्च 2030 तक पूरा होने की उम्मीद है, जो आप देखते हैं कि सरकार के विभिन्न स्तरों में आप देखते हैं कि समन्वय की कमी को उजागर भी करता है। और अंतर्राज्यीय जल विवाद, तो भारत में लंबे समय से कई अंतर्राज्यीय जल विवाद चल रहे हैं, जो जल की कमी बढ़ने के साथ साथ और भी विवादास्पद हो गए हैं। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी जल विवाद इसका एक प्रमुख उदाहरण है। कर्नाटक और तमिलनाडु एक बार फिर कावेरी नदी के अतिरिक्त जल को साझा करने के लिए संघर्ष में है। कर्नाटक ने इस मानसून में 32% अधिक वर्षा का हवाला देते हुए भविष्य में जारी होने वाले अधिशेष जल को समायोजित करने का अनुरोध किया है। हालांकि तमिलनाडु सर्वोच्च न्यायालय के वर्ष 2018 के निर्णय का सख्ती से पालन करने पर जोर दे रहा है।
जिससे नए सिरे से तनाव उत्पन्न हो रहा है। और सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। एक कृष्णा गोदावरी विवाद एक और बड़ा मुद्दा है। ये विवाद अधिक प्रभावी अंतर्राज्यीय जल प्रशासन तंत्र और बेसिन व्यापी प्रबंधन दृष्टिकोण की आवश्यकता को उजागर करती है। अंतर्राष्ट्रीय जल बंटवारे की चुनौतियां, तो भारत अपने कई नदी बेसिनों को पड़ोसी देशों के साथ साझा करता है, जिसके कारण सीमा पार जटिल जल मुद्दे उत्पन्न होते हैं। पाकिस्तान के साथ 1960 में हस्ताक्षरित सिंधु जल संधि हाल के वर्षों में तनाव में रही है। 2023 में भारत ने जल विद्युत परियोजनाओं पर विवाद को हल करने में पाकिस्तान के अडियल रविवेक का हवाला देते हुए संधि को संशोधित करने के लिए एक नोटिस भी जारी किया। भारत बांग्लादेश के बीच तीस्ता नदी जल बंटवारे का मुद्दा वर्षों की वार्ता के बावजूद अनसुलझा है, जो बांग्लादेश में हाल के राजनीतिक तनाव के कारण और भी जटिल हो गया। चीन के साथ ब्रह्मपुत्र के लिए व्यापक जल संधि का अभाव, विशेष रूप से आप देखिए चीन की बांध निर्माण गतिविधियों को देखते हुए एक अन्य प्रमुख चिंता का विषय है। इन अंतर्राष्ट्रीय जल चुनौतियों के लिए कूटनीतिक कुशलता की आवश्यकता तथा दक्षिण एशिया में अधिक सुदृढ़ सीमा पार जल सहयोग फ्रेमवर्क की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है। अब जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन के लिए भारत सरकार ने क्या महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, ये जरूर याद रखिएगा। राष्ट्रीय जल नीति 2012, यह नीति वर्षा जल संचयन और संरक्षण का समर्थन करती तथा प्रत्यक्ष वर्षा उपयोग के माध्यम से जल उपलब्धता बढ़ाने की आवश्यकता पर बल भी देती है। जल शक्ति अभियान वर्ष 2019 में शुरू किया गया। इस अभियान का उद्देश्य देश भर में जल संरक्षण और संचयन को बढ़ावा देना है। वर्तमान चरण जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2024 ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों सहित सभी जिलों में वर्षा जल संचयन अवसंरचना के निर्माण एवं मरम्मत पर केंद्रित है। यह पहल विभिन्न केंद्र सरकारों की योजनाओं के साथ सहयोग करती है, जैसे MGNREGS अटल क्रियान्वयन और अटल कायाकल्प शहरी परिवर्तन मिशन अमृत और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। अटल भूजल योजना 7 राज्यों, इसमें हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के 80 जिलों में 8,213 जल संकटग्रस्त ग्राम पंचायतों में कार्यान्वित यह योजना भूजल विकास से ध्यान हटाकर संधारणीय प्रबंधन प्रथाओं पर आप देखिए केंद्रित है। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शहरी दिशा निर्देश और दिल्ली के एकीकृत भवन उपविधि वर्ष 2016, मॉडल भवन उपविधि वर्ष 2016 जैसी दिशा निर्देश स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप वर्षा जल संचयन एवं संरक्षण उपायों को अनिवार्य बनाते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, सिंचाई की पहुंच और दक्षता में सुधार लाने के उद्देश्य से PMKSY में 3 घटक शामिल हैं। इसमें आप देख सकते हैं कंपोनेंट्स ऑफ PMKSY, हर खेत को पानी, रिपेयर, रिनोवेशन, रिस्टोरेशन ऑफ वाटर बॉडी, और ये आप देखिए सरफेज माइनर, आप देखिए एरीगेशन। मिशन अमृत सरोवर, यह मिशन जल संचयन और संरक्षण को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रत्येक जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवर जल निकायों के निर्माण तथा पुनरुद्धार पर केंद्रित है। राष्ट्रीय जल भृत मानचित्रण, केंद्रीय भूजल बोर्ड ने लगभग आप देखेंगे 25 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को शामिल करते हुए इस परियोजना को पूरा किया है। विकसित प्रबंधन योजनाओं में पुनर्भरण संरचनाओं के माध्यम से विभिन्न जल संरक्षण उपाय शामिल हैं। भारत में अधिक प्रभावी जल प्रबंधन के लिए क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं? तो एक तो आप देखिए सिंचाई प्रणालियों का आधुनिकीकरण, ड्रिप और स्प्रिंकलर प्रणालियों जैसे उपयुक्त सिंचाई तकनीकों को लागू करने से कृषि में जल उपयोग दक्षता में उल्लेखनीय सुधार हो सकता है। पंजाब सरकार की पानी बचाओ पैसा कमाओ योजना, जो किसानों को भूजल उपयोग कम करने के लिए प्रोत्साहित करती है, एक आशाजनक मॉडल है। राष्ट्रीय स्तर पर आप देखिए ऐसी पहलों को बढ़ावा देने के साथ साथ जल की अधिक खपत वाली फसलों से हटकर फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने से कृषि जल की खपत में बहुत हद तक कमी आ सकती है। सरकार कृषि सब्सिडी को जल कुशल प्रथाओं से जोड़ने का पर विचार भी कर सकती है ताकि इसे अपनाने में तेजी लाई जा सके। शहरी जल प्रबंधन और पुनर्चक्रण, तो शहरों को जल की हानि को कम करने, वाटर मीटरिंग को लागू करने और जल पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। औद्योगिक प्रयोग के लिए अपशिष्ट जल को पुनः चक्रित करने की चेन्नई की पहल अनुकरणीय आदर्श है। शहर के तृतीयक उपचार रिवर्स ऑस्मोसिस संयंत्र चेन्नई के लगभग 20% सीवरेज को पुनर्चक्रित करते हैं और जिससे आलवण जल की खपत कम होती है। अन्य शहरों को भी इस प्रकार का दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। शहरी नियोजन में जल पुनर्चक्रण को एकीकृत करना चाहिए।
इजराइल के सफल सावधान फैसिलिटी मॉडल को भारतीय शहरों के लिए भी अपनाया जा सकता है। शहरी क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन को लागू करना चाहिए, जैसे बेंगलोर जैसे शहरों में अनिवार्य जल संसाधनों को भी महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकता है। स्मार्ट जल प्रबंधन प्रणालियों और रिसाव का पता लगाने वाली तकनीकों के साथ मिलकर एक उपाय शहरी जल सुरक्षा में सुधार कर सकते हैं। समुदाय आधारित आप देखिए भूजल प्रबंधन, तो भूजल संसाधनों के प्रबंधन के लिए स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने से संधारणीय प्रयोग को बढ़ावा मिल सकता है। अटल भूजल योजना विश्व के सबसे बड़े समुदाय नेतृत्व वाले भूजल प्रबंधन कार्यक्रम में से एक है। यह ग्रामीणों को जल की उपलब्धता और उपयोग के पैटर्न को समझने में मदद करता है, ताकि वे जल के उपयोग का बजट बना सकें। और इस कार्यक्रम का विस्तार करने और इसे जल भृत मानचित्रण के लिए रिमोट सेंसिंग और जीआईएस जैसी तकनीक के साथ एकीकृत करने से स्थानीय स्तर पर अधिक सूचित निर्णय लेने में मदद मिल सकती है। इससे जागरूकता अभियानों और स्थानीय जल उपयोगकर्ताओं संघों की क्षमता निर्माण के साथ जोड़कर दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित की जा सकती है। जल संवेदनशील अवसंरचना डिजाइन शहरी नियोजन में ब्लू ग्रीन अवसंरचना मॉडल जैसे जल संवेदनशील डिजाइन सिद्धांतों को शामिल करने से जल प्रबंधन में काफी सुधार हो सकता है। और इसमें आप देखिए भूजल पुनर्भरण को बढ़ाने के लिए पारगम्य सतहों का निर्माण, प्राकृतिक जल उपचार के लिए शहरी आर्द्रभूमि का विकास तथा शहरी भूदृश्य के साथ स्टॉर्म वाटर प्रबंधन को एकीकृत करना शामिल है। उदाहरण के लिए 330 पारंपरिक जल आपूर्ति स्रोतों, कुओं, बावड़ियों को पुनर्जीवित करने की इंदौर के प्रयासों से न केवल जल की उपलब्धता में सुधार हुआ है, बल्कि शहरी पर्यावरण में भी सुधार हुआ है। भारत भर में आप देखिए शहरी विकास नीतियों और नगर पालिका उप नियमों में इन दृष्टिकोणों को मुख्य धारा में लाने से अधिक जल सहिष्णु शहर बन सकते हैं। और सभी नए जल अवसंरचना के लिए जलवायु तनाव परीक्षण और अनुकूली डिजाइन को अधिदेशित किया जाना चाहिए। चीन के सफल मॉडल से अनुकूलित स्पंज सिटी अवधारणा को लागू किया जाना चाहिए। जल भंडारण और पुनर्भरण में वृद्धि, तो आप देखिए भारत के मानसून पर निर्भर जल चक्र को देखते हुए जल भंडारण में सुधार करना महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ आवश्यक रूप से बड़े बांध नहीं, बल्कि छोटे विकेंद्रित भंडारण संरचनाओं का एक नेटवर्क है। राजस्थान के जल स्वावलंबन अभियान की सफलता, जिसके तहत अनेक छोटी जल संचयन संरचनाएं बनाई गई और इस दृष्टिकोण की क्षमता को प्रदर्शित करती है। इससे भूजल का पुनर्भंडारण करने और शुष्क क्षेत्रों में जल की उपलब्धता में सुधार करने में मदद मिली है। साइट चयन और डिजाइन के लिए आधुनिक तकनीक के साथ पारंपरिक जल संचयन विधियों को मिलाकर देश भर में एक सुदृढ़ स्थानीय रूप से अनुकूलित जल भंडारण नेटवर्क बनाया जा सकता है। डेटा संचालित जल प्रबंधन में रियल टाइम मॉनिटरिंग और डेटा संचालित निर्णय लेने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना आवश्यक है। विश्व बैंक द्वारा समर्थित राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना ने ऐसी प्रणालियां शुरू की हैं जो जलाशय प्रबंधनों को सटीक रियल टाइम जानकारी देती हैं। विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है। इसकी स्थापना कब हुई थी? जुलाई 1944 में। इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी यूएसए में देखने को मिलेगा, ये भी याद रखिएगा। और इसे सभी प्रमुख जल निकायों तक विस्तारित करना और इसे एआई और मशीन लर्निंग के साथ एकीकृत करने से जल प्रबंधन में क्रांतिकारी बदलाव आ सकता है। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की। उदाहरण के लिए बोरवेल की निगरानी के लिए बेंगलोर में आईओटी उपकरणों के उपयोग से जल वितरण क्षमता में सुधार हुआ है। ऐसी प्रणालियों के राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन से अधिक संवेदनशील और कुशल जल प्रबंधन हो सकता है। स्मार्ट जल मूल्य निर्धारण सुधार, ये उपलब्धता, गुणवत्ता और उपयोग पैटर्न के आधार पर गतिशील जल मूल्य निर्धारण लागू करना। सिंगापुर के स्तरीय मूल्य निर्धारण मॉडल को अपनाया जा सकता है और वास्तविक समय मूल्य निर्धारण को लागू करने के लिए एआई संचालित विश्लेषण के साथ स्मार्ट मीटर का उपयोग किए जाने चाहिए। और इसके अलावा प्रौद्योगिकी सहायता के साथ सख्त औद्योगिक जल पुनः उपयोग आवश्यकताओं को लागू किया जाना चाहिए और संक्रमण के लिए तकनीकी सहायता और वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किए जाने चाहिए। उद्योगों और कृषि के बीच जल पुनः उपयोग बाजार स्थापित किए जाने चाहिए। अब आपका कोई सवाल हो, सुझाव हो तो बता सकते हैं। और एक सामान्य जानकारी जरूर रखा करिएगा इस तरह के टॉपिक के बारे में। धन्यवाद।